Hi friends, my name is Sandeep Kumar and in this lesson we are going to cover budget 2021. So this is 2021 to 2022 union budget. Let's come in budget. So what is budget? Budget is an estimation of revenue and expenses over a specific future period of time and is usually compiled and re-evaluated on a periodic basis. So it is estimate of revenue that comes in from various sources like taxes and borrowings from World Bank and other international financial organization. And the budget can be made for a person, a group of people, a business, a government, or just about anything else. Like everyone makes their own budget. Like if we are a student, then we also make a budget like this will expense from in this area. And if we are spending, we are getting let's we are getting 5,000 rupees, then we make our budget like we will pay this much amount in fees section, this much amount in food and rent. These are budgets. So budget can be made by a person, a group of people, a business, a government, or just about anything else that makes and spend money. जो जैसे किसी के पास पैसा आता है और फिर वो उसको खर्च करता है, वो सारे लोग बजट बनाते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम आवर बजट इज डिजिटलाइज, यानी इस बार क्या है, हमारा बजट डिजिटलाइज्ड है. पहले जो है बजट हमारा कैसा आता था, एक बही खाता के उसमें आता था. सो द ट्रेडिशन ऑफ बही खाता गेट्स रिप्लेस्ड बाय ए मेड इन इंडिया टैब. सो इस बार का बजट इसमें टैब में आया है. पहले हमारा जो बजट था, वो बजट शब्द ही जो है जो बना हुआ है वो बड एंड गेट से बना हुआ है, यानी कि एक जो थैला होता था, जो बैग होता था, वो चमड़े का बैग होता था, उस पे बजट आता था. फिर इसके बाद जो जब हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने क्या किया, बजट को लास्ट ईयर बजट को उन्होंने एक रेड कपड़े में बांध के जो है वो बही खाता को लेके आई थी. और दिस टाइम क्या है, वो मेड इन इंडिया का एक टैब के थ्रू डिजिटल बजट, जो डिजिटलाइज बजट पेश किया गया है. सो दिस इज अबाउट बजट. अब देखते हैं कि बजट का जो प्रोविजन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं. सो बजट एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 of Indian Constitution, the union budget of a year is referred as annual financial statement. So हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे क्या है, बजट नहीं है. बजट की जगह क्या वहां पे है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो आर्टिकल 112 कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगी. तो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द established receipts and expenditure of the government in a financial year. और जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, वो कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल ऑफ द करेंट ईयर एंड एंड ऑन 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर. यानी जो अभी का जो ईयर चल रहा है, जो उसका 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से हमारा बजट स्टार्ट होगा. और कब एंड होगा, ये एंड होगा हमारा 31 मार्च को. सो ओवरऑल द बजट कंटेन्स, बजट क्या कंटेन्स, जो बजट में क्या क्या होता है, एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, वेज एंड मींस टू रेज द रेवेन्यू, जैसे कि हमारे टैक्स कितना बढ़ाना है, ठीक है, सेस कहाँ लगाना है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो वेज एंड मींस होती हैं जो रेवेन्यू बढ़ाती हैं. फिर है एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, हमें कहाँ कितना खर्च करना है. डिटेल्स ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर and the region for any deficit or surplus in that year. So जो भी हमारा उस साल में डिफिसिट और सरप्लस हुआ है, उसका भी जो है हमारे पास रीजन और ये सब चीजें हमारी बजट में होती हैं. द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, जो हमारा आने वाला साल है, उसकी जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं वो सारी हमारी बजट में होती हैं. जैसे कि टैक्सेशन प्रपोजल्स, prospects of revenue, spending program and introduction of new schemes and projects. तो जैसे हमारे जो नई नई स्कीम आती हैं वो सारी हमारी बजट के थ्रू पेश होती हैं. बजट के टाइम पे हमारी नई स्कीम्स लेकर आती हैं सरकारें. सो दीज आर थिंग्स which comes through budget.
नाउ इन पार्लियामेंट द बजट गोज थ्रू 6 स्टेजेस। तो हमारा जो बजट है वो पार्लियामेंट में 6 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहला स्टेज क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। जब सबसे पहले जो हमारी वित्त मंत्री होती है वो जो है क्या करती है, बजट को प्रेजेंट करती है। फिर उसके बाद होता है जनरल डिस्कशन, ठीक है, पार्लियामेंट में फिर उस बजट पे जनरल डिस्कशन होता है। फिर क्या होता है? स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी। तो जो डिपार्टमेंटल कमेटी होती है वो उस बजट की स्क्रूटनी करती है। वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट, जो भी हमारी डिमांड होती है उसके ग्रांट के लिए हमारी वोटिंग होती है। पासिंग एंड अप्रोप्रिएट बिल, तो जो हमारा बिल होते हैं वो पास किए जाते हैं। पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, तो फाइनेंस बिल पास किया जाता है, ठीक है। तो सर एक्चुअली क्या होता है ना, जो फाइनेंस बिल होता है, हमारे पार्लियामेंट होती है जो तीन उनसे मिलके बनती है। एक होता है हमारा लोकसभा मेंबर, सॉरी, फिर होती है हमारी जो है राज्यसभा, और होता है हमारा राष्ट्रपति। तो तीन तीन जो है तीन बॉडीज से मिलकर हमारा पार्लियामेंट बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जो हमारा जो फाइनेंस बिल होता है उसको हमें क्या होता है, राज्यसभा से हमें राज्यसभा का सपोर्ट। देखो राज्यसभा में उसमें डिबेट हो सकती है, बट जो जैसे कोई वो लोग कोई उसमें अमेंडमेंट के लिए कहते हैं तो उसको जो है लोकसभा मानने के लिए जरूरी नहीं कि वो उस पे उसको माने। तो इसमें जो राज्यसभा है उसको जो फाइनेंस से रिलेटेड बिल होता है उस पे क्या होता है, बहुत ही कम अधिकार प्राप्त है। कि वो उस बजट को देख सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन जरूर उस जो है उस पर सजेशन भी दे सकते हैं। बट लोकसभा क्या है, उस सजेशन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो फिर जो इसके बाद जो होता है हमारा बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो जो ये हमारी बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक नोडल बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है बजट प्रिपेयर करने के लिए। तो ये हमारा बजट प्रिपेयर करते हैं। द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन 1947। तो हमारा जो पहला बजट था वो 1947 में प्रेजेंट किया गया था। कम टू बजट, सो ये हमारा यूनियन बजट है। इसमें क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, रुपीस कम्स फ्रॉम। तो ये हमारा क्या है, हमारे जो रुपए हैं वो कहाँ कहाँ से आएंगे। तो जो हमारा बोरोविंग्स है एंड अदर लाइबिलिटीज हैं उससे हमारा 36 पैसे आएगा। यानी हमारे पास अगर 1 रुपया आया तो उसमें से 36 पैसा हमारा आएगा जो बोरोविंग्स है और अदर लाइबिलिटी। फिर 13 पैसा, 13 पैसा। देखिए ये सेम परसेंट में भी होगा, क्योंकि 1 रुपए को अगर तुम डिवाइड करोगे तो 100 पैसा होता है, और उसी से इसका परसेंट भी निकल आएगा। यानी 36% जो है हमारा वो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज में होगा। 13% हमारा क्या है, कारपोरेट टैक्स से आएगा। इनकम टैक्स से हमारा 14% आएगा। कस्टम्स से हमारा 3% आएगा। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज जो है उनसे हमारा 8% आएगा। जीएसटी से हमारा 15% आएगा, और नॉन टैक्स रेवेन्यू से हमारा 6% आएगा। नॉन डेप्ट कैपिटल रिस्क से हमारा 5% आएगा। अब इसको हम खर्च कहाँ कहाँ करेंगे, तो देखो 9% जो हमारा है वो हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो है खर्च करेंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसको हमारा सेंट्रल बनाता भी है, और वही उसको जो है वही पूरा पैसा खर्च करता है, यानी वही उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, जो हमारा जो सेंट्रल है वो बनाता है, और उसको कौन जो है लागू करता है, स्टेट गवर्नमेंट। और इस पे क्या होता है, सेंट्रल हमारा जो है वो पैसे प्रोवाइड करता है। यानी इसमें एक रेशियो होता है, जैसे जो है 60-40 का रेशियो। 60% हमारा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 40% हमारा स्टेट गवर्नमेंट देगा। लेकिन जो हमारे कुछ स्टेट्स होते हैं जैसे नागालैंड है, तो जो हमारे बॉर्डर स्टेट नागालैंड, मणिपुर, ये स्टेट है पूर्वी भारत के। तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है इसमें 90% हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, और 10% हमारा स्टेट गवर्नमेंट देता है। तो वहां पे जो है एक्सपेंड करने का ये रेशियो है। इसके बाद है इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट होगा, जैसे हमारा हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं तो उसका हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, या और किसी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी से लोन लेते हैं तो उसको हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। फिर हमारा डिफेंस आता है। डिफेंस में एक्सपेंडिचर होता है, जैसे हम इक्विपमेंट्स खरीदते हैं कहीं से, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस सब में है। इसके बाद
सब्सिडीज है, जैसे हमारे सब्सिडीज में हमारा जैसे ऑयल ऑयल होती है, जैसे कैरोसिन में सब्सिडी देते हैं, एलपीजी में सब्सिडी देते हैं, वो सब्सिडी हो गई। इसके बाद जो हमारा और भी सब्सिडी होती है, जैसे हमारा क्या है जो हमारा जो फूड स्कीम चलती है कि आपको जो है सस्ती कीमत पे अनाज मिलता है, तो वो सब्सिडी होती है। तो ये सारी सब्सिडीज में कितना 9% हमारा जो है वो सब्सिडी में खर्च होगा। फिर फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर कितना है, 10% है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, तो जो हमारा कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जिनको क्या होता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको कलेक्ट करती है, बट वो जो डिवाइड होता है या तो वो पूरा पूरा जो है स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है। तो वो हमारा कितना होगा, 16% हमारा जो है वो जो स्टेट का शेयर होगा टैक्स और ड्यूटी में। और पेंशन हमारा क्या है, 5% हमारा जो है वो पेंशन में जाएगा, और अदर एक्सपेंडिचर हमारे 10% है। तो ये हमारा जो है इनकम और एक्सपेंडिचर का है। नाउ कम टू this graph, this is representing pie chart of the same thing that we had discussed in previous slides. So here we have mentioned that central sector scheme are the scheme that are entirely and directly funded and executed by central government। यानी जो इसका फंड है वो फंड हमारा कहाँ से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। द स्कीम आर फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल बेस्ड ऑन सब्जेक्ट फ्रॉम यूनियन लिस्ट। तो इसका जो ये स्कीम होती है हमारी, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, उसमें क्या होता है, हमारा जो फंड है वो फंड भी हमारा जो है केंद्र सरकार देता है उनको, जो है उसको हमारा जो सेंट्रल है वही उसको इम्प्लीमेंट करता है, वही जो है लागू करता है, यानी एग्जीक्यूट भी वही करता है। और ये जो स्कीम बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किससे बनाता है, जो हमारा यूनियन लिस्ट होता है, जो सब्जेक्ट जो है यूनियन लिस्ट के होते हैं, वो क्या होता है उसमें उनसे रिलेटेड स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है we have discussed these things like CSS divided into 3 parts, core of the core is and कोर एंड ऑप्शनल। सो ये तीन चीजों में जो है 3 सेक्टर में डिवाइड है, जो कोर ऑफ कोर स्कीम है, फिर कोर है एंड ऑप्शनल है। देयर आर डिविडेंड these are divided on the basis of financial involvement of the state. For example, Manrega scheme which comes under the core of the core group, and we'll see the state pulling in 25% of the fund, whereas the rest is take care of by the central government। इसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है वो क्या होती है, these are schemes that are implemented by state government of India but are largely funded by central government with a defined state government share। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये ऐसी स्कीम होती है, देखिए जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट मनरेगा में कितना दे रही है, सिर्फ 25%। लेकिन जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसका क्या है, स्पॉन्सरशिप किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी लार्ज पार्ट ऑफ शेयर कौन स्पेंड करता है, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पेंड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से आता है। और उसका एक रेशियो होता है जो हमारा 60, मोस्टली स्टेट के लिए 60:40 होता है, बट जो हमारे पूर्वी भारत के जो ईस्टर्न इंडियन के स्टेट हैं उन पे हमारा जो ये शेयर है वो कितना होता है, 90:10 होता है। नाउ कम टू डिफिनीशन लाइक फिस्कल डिफिसिट। सो फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर, जितना हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है माइनस गवर्नमेंट टोटल इनकम, जो उसकी गवर्नमेंट की टोटल इनकम है, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डिफिसिट। सो टोटल टैक्स प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट मिलके जो है हमारा टोटल इनकम है वो बनता है। रिकरिंग हाई फिस्कल डिफिसिट मींस दैट द गवर्नमेंट हैज बीन स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन, यानी जो एक रिकरिंग हाई फिस्कल डिफिसिट है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो उसके पास पैसा है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। फिर है रेवेन्यू डिफिसिट, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू डिफिसिट डील्स ओनली विद द गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। revenue receipt neither create liability nor leads to reduction in assets। so रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो हमारा लाइबिलिटी और एसेट में से कुछ भी क्रिएट नहीं करता है। नाउ इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट
Effective revenue deficit, the difference between revenue deficit and grants for creation of capital asset. Now primary deficit क्या है? The difference between the current year's fiscal deficit and interest payment on previous borrowings, and it includes the borrowing requirement of the government excluding interest. जो interest होता है वो हमारा उससे exclude कर दिया जाता है. नाउ बजट के 6 पिलर कौन से हैं? देयर आर 6 पिलर ऑफ बजट. सबसे पहला पिलर क्या है? हेल्थ एंड वेल बीइंग. फिर फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एडिशनल इंडिया, सॉरी एस्पिरेशनल इंडिया. नेक्स्ट इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट है री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, minimum government and maximum governance. These are 6 pillars that are in budget, mentioned in budget. So come to our first pillar, that is health and well-being expenditure. तो क्या हुआ हमारा जो हमने मोस्टली हमने जो है कंपेयर किया है वो 2019-20 के 2019-20 को लेके हमने कवर किया है, क्योंकि जो हमारा 2021 रहा है वो कोविड की वजह से एक नॉर्मल ईयर जैसा रहा नहीं है. ठीक है, तो जो हमने मोस्टली कंपैरिजन किए हैं वो 2019-20 को लेके किए हैं. सॉरी. सो नाउ जो हमारा हेल्थ एंड वेल बीइंग जो एक्सपेंडिचर था वो पहले कितना था? 86 टू 259 करोड़ था, और वो अब कितना बढ़ गया है? 137% बढ़ के इस साल कितना हो गया? 846 करोड़. सो ये काफी बड़ा जो है काफी जो है हाई जंप है जो हमारा हेल्थ एंड वेल बीइंग के एक्सपेंडिचर में है. अब हेल्थ एंड वेल बीइंग जो है हमारा वो 3 एरिया में स्ट्रेंथ कर रहा है. 3 एरिया को. सबसे पहले प्रिवेंटिव, यानी प्रिवेंशन, क्यूरेटिव एंड वेल बीइंग. तो इसमें जो एक स्कीम है वो पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना है. पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना टू बी लॉन्च टू डेवलप प्राइमरी, secondary and tertiary healthcare systems, strengthen existing health system and support future health intervention with outlay of about 180 करोड़ over 6 years. So ये हमारा जो है वो 6 साल में कितना खर्च करेंगे इस पे? 180 करोड़ रुपए खर्च करेंगे. किसमें? जो हमारा हेल्थ इंटरवेंशन है. आई मीन जैसे हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जो एक छोटा जो जैसे गांव में जाओगे तो वहां पे एक जो है आपको गांव का हॉस्पिटल मिलेगा. ठीक है, जो काफी कुछ गांव को मिलके बना होगा. और फिर उसके बाद होता है ब्लॉक लेवल का हॉस्पिटल. फिर जो है फिर एक जैसे होता है हमारा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल होता है. तो ये जो हॉस्पिटल होते हैं इन पे जो है ये हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं. सॉरी. नाउ it is focusing on support, national health mission and national health mission will support 17,000 rural and 11,000 urban health care center. तो जो हमारे 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी हेल्थ केयर सेंटर हैं उन पे इसका फोकस है. Now establishing 7,000 rural and 11,000 urban wellness center. तो हमारे 7,000 ग्रामीण और 11,000 अर्बन वेलनेस सेंटर हैं. सेटिंग अप हेल्थ लैब्स, जो हमारी हेल्थ लैब सेटअप वो है उनको जो है सेट किया, उनको इस्टेब्लिश करेंगे. इस्टेब्लिशिंग क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स इन 602 डिस्ट्रिक्ट. तो 602 डिस्ट्रिक्ट में जो है क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे. स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल डिजीज कंट्रोल, एक्सपेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ पोर्टल एंड एस्टेब्लिशिंग 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स. तो 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाएंगे टू कनेक्ट ऑल पब्लिक हेल्थ लैब्स. नाउ स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट्स. तो जो भी पब्लिक हेल्थ यूनिट अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको और स्ट्रेंथन किया जाएगा. नाउ कम टू मिशन पोषण 2.0 to be launched to improve nutrition outcome across 112 aspirational district. जो हमारा पहले सप्लीमेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहा था और जो पोषण अभियान चल रहा था, इन दोनों को मिला के मिशन पोषण 2.0 स्टार्ट किया जाएगा. नाउ जल जीवन मिशन
तो जल जीवन अर्बन मिशन। तो जल जीवन अर्बन मिशन देखिए, अगर आप देखेंगे तो हमारी जो बहुत सी सिटी हैं उन सिटी में हमारा क्या है, पानी जो है, वाटर बहुत वाटर नहीं मिलता है, मतलब वाटर उनसे खत्म हो गया है, जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म हो चुका है, तो वहां पे क्या है, पानी की बहुत समस्या है। तो ये जो जल जीवन मिशन है, अर्बन मिशन, ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो अर्बन जल जीवन मिशन टू बी लॉन्च्ड एंड इम्प्लीमेंटेड ओवर 5 years विद एन आउटले ऑफ 22.87 लाख करोड़। फिर है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो स्वच्छता ऑफ अर्बन इंडिया, ठीक है, कंप्लीट फाइकल स्लग मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। देखिए, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सा पानी ऐसा होता है जो रीयूजेबल होता है, ठीक है। तो क्या होगा, उस पानी को हम फिर से यूज कर सकते हैं, और दिस इज वेरी हेल्प दिस विल आल्सो हेल्प इन सेव वाटर आर कंजर्विंग वाटर। नाउ सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, जो हमारा गार्बेज होता है उसको हम क्या करेंगे, वहीं जहां पे वो हमारा सोर्स है, यानी जहां से गार्बेज जनरेट हो रहा है वहीं पे हम उसको सेग्रेट कर लेंगे इन मल्टीपल डस्टबिन, लाइक जो हमारा गीला कचरा है, सॉलिड कचरा है, जो सूखा कचरा है, हम उनको 3 जगह पे अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा गीला कचरा होता है, हम इसको जो है यूज कर सकते हैं किसमें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने में। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है ये हम गीले कचरे से बना सकते हैं। नाउ जो हमारा सूखा कचरा होता है, जैसे कि जिसमें हमारे कांच आ गए, लकड़ी आ गई, ठीक है, और ये सब चीजें जो आती हैं, सॉरी, कांच 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 लकड़ी, ये सारी मतलब सॉलिड वेस्ट में आते हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल करके उसका दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसका इसका फायदा है हमारा यही कि अगर हम उसको यहीं पे सेग्रीगेट कर लेते हैं सोर्स पे, तो उसका फायदा ये रहेगा कि हमें उसको सेग्रीगेट करने के लिए, यानी अलग अलग करने के लिए, हमें अलग से कुछ एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट है, क्योंकि अगर सारा का सारा मिक्स हो जाएगा तो फिर उसमें से अलग करने के लिए हमें फिर से मशीनरी यूज करना पड़ेगा। नाउ रिड्यूसिंग इन सिंगल यूज प्लास्टिक। तो प्लास्टिक, एज पर वी ऑल नोज दैट प्लास्टिक इज we will go outside of our home, then we can see that there are lots of plastic that are ऑन द रोड। तो जो भी, जैसे हम रोड पे चलते हैं तो वहां पे हमें बहुत सारा प्लास्टिक दिखता है, ठीक है, जो जो एक समय पे मतलब बहुत बेकार लगता है, दैट क्रिएट्स पॉल्यूशन। प्लास्टिक जो होता है उसकी जो वो क्या होता है, आसानी से हमारा जो है नष्ट नहीं होता है। तो अगर वो हमारी जमीन पे जाता है तो क्या करता है, जमीन को इनफर्टाइल बना देता है, यानी उसको जो है पॉल्यूटेड कर देता है। तो ये हमारा जो रिडक्शन है सिंगल यूज प्लास्टिक का, ये बहुत जरूरी है। नाउ रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन बाय इफेक्टिव मैनेजिंग वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटी। जो हमारा एयर पॉल्यूशन होता है उसमें कई सारे टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जो ये है, जैसे एयर पॉल्यूशन है, तो जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या है, मैंने जो कंस्ट्रक्शन का वेस्ट मैनेज होता है, डिमोलिशन एक्टिविटीज में होता है, तो इसको हम इफेक्टिवली मैनेज करें। तो सरकार क्या कर रही है, उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए जो है स्कीम लेके आई है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। नाउ बायो रेमेडिएशन ऑफ लेगेसी डंप साइट्स। तो क्या होता है ना, बहुत सी साइट क्या है वो डंप हो गई है, तो उनको क्या कर सकते हैं, उसमें हम क्या प्लांटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर मिट्टी डाल के। सो दीज थिंग्स वी कैन डू इन स्वच्छ भारत एंड स्वस्थ भारत। नाउ द अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 क्या है, हमारा जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है, विल बी इम्प्लीमेंटेड विथ अ टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ 141,678 करोड़, यानी 1,41,678 करोड़ रुपए। ये हमारा अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में 5 साल के अंदर खर्च किया जाएगा, जो कि 2021 से 2026 के बीच में होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज अर्बन स्वच्छ भारत मिशन to be implemented over 5 years with an outlay of 2.87 lakh crore. Now, clean air program.
So proposal to allocate rupees 2,217 crore from for 32 urban centers to tackle the burgeoning air pollution problem. सो 2,217 करोड़ रुपए हमारे जो 32 अर्बन सेंटर है तो उन पे खर्च कर दिए जाएंगे, जो कि एक क्लीन एयर प्रोग्राम का हिस्सा है, ठीक है। एंड वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट ओल्ड व्हीकल एंड रिड्यूस व्हीकुलर पॉल्यूशन। सो जो हमारा जो व्हीकल्स होते हैं उनका क्या है, जो सिटी है, सिटी में हमारा जो है 15 साल में 15 ईयर में जो हमारा व्हीकल है उसके बाद अलाउ नहीं होगा, जो है फिटनेस टेस्ट के लिए जाएगा, ठीक है। तो फिर एक व्हीकल होता है उसका उसका जो है 15 ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। तो 15 ईयर के बाद हमारा क्या है, वो व्हीकल जो है vehicle will undergo fitness test after 20 year in private vehicles and 15 year in case of commercial vehicle। तो प्राइवेट व्हीकल जो होगा वो 20 ईयर के बाद जो है फिटनेस टेस्ट के लिए जाएगा, और 15 ईयर इन केस ऑफ अगर वो कमर्शियल व्हीकल है तो 15 ईयर के लिए जो है हमारा 15 ईयर बाद वो फिटनेस टेस्ट के लिए जाएगा। नाउ न्यूमोकोकल वैक्सीन रोल आउट। सो this vaccine will help इन द सेविंग ऑफ चाइल्ड डेथ। तो हमारा क्या है, एवर्ड मोर देन 15,000 चिल्ड्रन चाइल्ड डेथ एनुअली। तो इसकी वजह से हमारे 50,000 चिल्ड्रन हर साल जो है मर रहे हैं। तो ये जो वैक्सीन है ये हमारा क्या है, इनके प्रोक्योरमेंट में हेल्प करेगा। So 5 state, only 5 state at present will be rolled out across the country। तो अभी कितना है, केवल 5 स्टेट में इस चीज को इसको लागू करेंगे। Now COVID vaccine, the finance ministry has approved 35 crores for a COVID-19 vaccine in in this year 2021 and 2022। So the ministry is committed to provide further fund if required। क्या है, इतना हमारा जो है 35,000 करोड़ जो मिनिस्ट्री है वो खर्च प्रोवाइड करेगी, और अगर और भी जरूरत पड़ती है तो मिनिस्ट्री जो है और भी फंड देगी। नाउ कम टू फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI scheme। The finance minister stated that to realize $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी जो भारत को हमें क्या बनाना था, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2025 तक। उसके लिए जो है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज टू ग्रो इन डबल डिजिट फॉर ए सस्टेन्ड पीरियड। जो हमारे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हमें डबल डिजिट तक ग्रो करना है। लाइक डबल डिजिट इज लाइक 10%, 11%, दिस इज डबल डिजिट। So a PLI scheme has been announced for 13 sectors to achieve the same with an outlay of रुपए 1.97 लाख करोड़ over the next 5 year period। तो हमारा जो नेक्स्ट 5 ईयर में हम कितना जो है उस पर एक्सपेंड करेंगे 1.97 लाख करोड़। Now mega investment textile park, 7 textile parks will be added in the next 3 years। तो हमारे जो हमारा नेक्स्ट 3 ईयर है उसमें हम क्या करेंगे, 7 नए टेक्सटाइल पार्क ऐड करेंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP वाज लॉन्च्ड विद 6,835 project which has now extended to 7,400 project। So the NIP will require major funding from both center and financial sector। Pipeline has to set up development financial institution at the cost of 20,000 crore। Now a national monetization pipeline will be launched and dashboard will be created to overlook the program। So come to next, the proposed sharp increase in capital expenditure। The finance minister has proposed a sharp increase in capital expenditure and thus have provided 5.54 lakh crore with which is 34.5% more than budget 2021। Now roads and highways। So roads and highways are basic need if we want to make India as a 5 trillion economy। So what we need, we need development in infrastructure, that is road and transport is also part of that
infrastructure, and we need to create more better highway expressways. So over 13,000 kilometer length of roads at a cost of 3.3 lakh crore has already been awarded under रुपए 5.35 लाख करोड़ भारत माला प्रोजेक्ट, ऑफ विच 3800 किलोमीटर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। यानी जो हमारा भारत माला प्रोजेक्ट है उसमें से 3800 किलोमीटर हमारा ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, ऑलरेडी बन चुका है, और जो 5.35 लाख करोड़ है वो हमारा जो है दिया जा चुका है पैसा, ठीक है। नाउ जो बचा हुआ है, देखो भारत माला प्रोजेक्ट क्या है, जो भारत है हमारा, ठीक है, जो हमारा भारत है, तो भारत को हमें क्या करना है, भारत को हमें एक माला पहनानी है, ठीक है, जो रोड और जो है हाईवेज की है, तो एक माला जैसे पहना देंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भारत माला प्रोजेक्ट। सो बाय मार्च 2022 अनदर 8500 किलोमीटर एंड एडिशनल 11,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे कॉरिडोर विल बी अवार्डेड। यानी 2022 तक जो 8500 किलोमीटर है, 8500 किलोमीटर है, और 11,000 अतिरिक्त जो रोड है वो क्या होगा, दे दिया जाएगा बनने के लिए। Now 3,900 kilometer of national highway work will be undertaken in Tamil Nadu. The construction will start next year. तो इतना हमारा जो 3,900 किलोमीटर का जो है जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उसका कंस्ट्रक्शन हमारा सरकार ने दे दिया है, और वो अगले साल से काम स्टार्ट हो जाएगा। 1100 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे वर्क विल बी अंडरटेकन इन केरला इंक्लूडिंग 600 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर। तो जो हमारा 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे वर्क है विल बी अंडरटेकन इन केरला। तो केरला में 1100 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे का वर्क है वो मतलब बनाया जाएगा, और केरला इंक्लूडिंग 600 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर। उसमें 600 किलोमीटर हमारा मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर है, एंड 600 kilometer corridor to be developed in West Bengal at a cost of 25,000 crore. National highway work of more than 35,000 crore, covering up to 1,000 kilometer, will be taken in Assam. The finance minister also provide an enhanced outlay of 1,18,101 crore for ports and highways. So ये है हमारा क्या है, ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, ठीक है। नाउ a lot of airport will be monetized for operation and management। तो बहुत सारे जो हमारे कई एयरपोर्ट हैं उनको क्या हो जाएगा, वो उनको क्या किया जाएगा, मोनेटाइज्ड किया जाएगा ऑपरेशन और मैनेजमेंट, ठीक है, के लिए। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल रेलवे प्लान, तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना वो भी काफ़ी जरूरी है अगर हमें भारत को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो एक नेशनल रेलवे प्लान है। द इंडियन रेलवे हैज प्रपोज्ड अ नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030, जो हमारा इंडिया 2030 के लिए। द प्लान इज टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। द गवर्नमेंट एम टू ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक कास्ट ऑफ फॉर इंडस्ट्री टू इनेबल मेक इन इंडिया। क्या हमारा जो गवर्नमेंट है वो लॉजिस्टिक कास्ट यानी जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होती है उसको जो है डिक्रीज करने के लिए वर्क कर रही है, ताकि जो हमारा जो मेक इन इंडिया है उसको भी हमारी जो है सरकार प्रमोट कर सके। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज्ड टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड सम ऑफ ₹1,055 करोड़ फॉर रेलवे, ऑफ विच 107,100 करोड़ इज फॉर capital expenditure only. Western and Eastern dedicated freight corridor to be commissioned soon, and the Somnagar Gomu section of East dedicated corridor will be taken up this year. High density network, highly utilized network route of railway will be provided with a train protection system to be estimate train collision incident due to human error। क्या होता है जो है हाई डेंसिटी नेटवर्क, हाई यूटिलाइज नेटवर्क रूट ऑफ रेलवे विल बी प्रोवाइडेड। क्या होता है कि काफी समय जो है ऐसा होता है कि ह्यूमन एरर की वजह से ट्रेन जो होती है वो भिड़ जाती है, ठीक है, तो उनको जो है उनको कम करने के लिए, ठीक है, जो हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, जो है हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाई यूटिलाइज नेटवर्क रूट का डेवलप कर रही है। एंड
Vistadome coaches to be integrated in all tourist corridor. 100% electrification will be completed in by 2023. तो जो हमारे जो हमारी ट्रेन है वो 100% क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगेंगी 2023 तक। यानी जो भी हमारी अभी कोल से जो है चलने वाली ट्रेन है उनको सबको खत्म कर दिया जाएगा और सारी की सारी हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। नाउ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सो new scheme to be launched to support augmentation of public bus service. It will boost automobile sector and create employment opportunity for youth and enable smooth mobility to citizen. Metro Light and Metro Neo to be launched in tier 2 cities and peripheral area of tier 1 cities. Now additional center funding will be provided to Kochi Metro phase 2nd, Chennai Metro phase 2 and Bengaluru phase 2A and B, Nasik and Nagpur Metro. Power sector, the center has proposed creation of a framework to allow consumers of electricity alternative to choose from more than one distribution company. National Hydrogen Mission. A comprehensive national hydrogen mission will be launched by 2020, 21 and 22 and for generating for green power sources. So generating hydrogen from green power sources. जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, हमारा जो पॉल्यूशन होता है ना, ये पॉल्यूशन नहीं होता हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन पावर है उससे। Now क्या है, shipping and ports. The major port will be moved from operating services on their own and they can either enter into public-private partnership to get private players to operate and manage it for them. Now around 90 ship recycling yard at Alang in Gujarat to be made compliant with large international norms. Recycling capacity to be launched by 2024 to help generation and additional 1.2 lakh jobs for youth. So recycling capacity to be doubled by 2024 to help generate an additional 1.5 lakh jobs for youth. जो हमारी जो कैपेसिटी है रिसाइकलिंग की उसको डबल कर दिया जाएगा 2024 तक, और जो हमारा जो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो है 1.5 लाख जॉब्स, ये 1.5 लाख एडिशनल जॉब्स क्रिएट होंगी। उज्ज्वला स्कीम विच हैज बेनिफिटेड 8 करोड़ हाउस होल्ड। उज्ज्वला योजना क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या क्या जो है, जो हमारा गैस गैस है उसका सिलेंडर एंड स्टोव देती है जो, तो उसको क्या है, उससे क्या है 8 करोड़ है हाउस होल्ड जो है, ये जो फ्री में गैस कनेक्शन जो है देती है वो उज्ज्वला योजना, इससे 8 करोड़ हाउस होल्ड जो है बेनिफिटेड हुए हैं एंड विल बी एक्सटेंडेड टू कवर 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरी। क्या है, 1 करोड़ और बेनिफिशियरी से कवर किए जाएंगे इसके बेनिफिट से। नाउ गैस पाइपलाइन नेटवर्क टू बी टेकन अप इन J&K यूनियन टेरिटरी एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम विल बी एक्सटेंडेड टू 100 डिस्ट्रिक्ट इन 3 ईयर। जो हमारा गैस पाइपलाइन नेटवर्क है वो क्या है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो एक्सटेंड किया जाएगा 100 डिस्ट्रिक्ट तक इन नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 साल में। Now, financial capital single security market court center to consolidate the provision of SEBI Act, depositories Act and here is space Act and two other laws into the unified security market code. Investor charter to be introduced as a right for all investor in all financial products to enable investor protection. Insurance Act 1938 proposed to be amended to increase the permissible FDI limit from 49% to 74% and allow foreign ownership and control will with safeguards। यानी जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, जो उसको क्या होगा, उसको अमेंड करेंगे, जो 49% जो है केवल 49% एफडीआई की लिमिट दे रखता है उसको कितना कर देंगे, 74% तक कर देंगे, और जो है उसको फॉरेन ओनरशिप जो फॉरेन कंपनी है वो भी उसको खरीद सकती है। asset reconstruction company to be set up to take over stressed loans. Now प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,
So largest direct intervention initiative for women of rural urban household. तो इसमें क्या है, हमारी महिला, घर की जो महिला होती है उसको एलपीजी का कनेक्शन देते हैं, और फ्री में कनेक्शन देते हैं इनिशियली। नाउ 5 वुमेन टू डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम एन एलोकेशन ऑफ 8,000 करोड़। तो इससे क्या है, 5 करोड़ वुमेन को डायरेक्ट इससे लाभ हुआ है, और इसके लिए 8 करोड़ एलोकेशन है। फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल हाउस होल्ड, प्रोवाइडिंग क्लीन फ्यूल टू वुमेन, डायरेक्ट एड्रेस्ड हेल्थ हैजार्ड ड्यू टू यूज ऑफ वुड, काउडंग ईटीसी। जो हमारा जो महिलाएं होती हैं, जब वो लकड़ी से खाना बनाती है तो उसका धुआं होता है, धुएं से जो है प्रॉब्लम होती है। तो इन सब से जो है ये जो हेल्थ हैजार्ड्स हैं, इसमें काफी रिडक्शन आएगा। तो उसके लिए है फ्री वुमेन फ्रॉम फ्री वुमेन फ्रॉम ड्रग जरी ऑफ कलेक्टिंग फायरवुड। ठीक है, तो वुमेन जो है उनको लकड़ी नहीं कलेक्ट करनी पड़ेगी, स्मोक फ्री हाउस। जो जो हमारे धुआं होता है ना, तो वो धुआं नहीं होगा टू ऑल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन को भी धुआं नहीं जो है पहुंचेगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस, द सेंट्रल हैज अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन द कवर ऑफ फ्रॉम 1 करोड़ 1 लाख to 5 lakh for bank deposit. Finance Minister Sitaraman further proposed decriminalization of Limited Liability Partnership Act of 2008, disinvestment. Now, 2 public sector banks and 1 general insurance firm to be disinvested. So IPO of LIC to debut this year, यानी इस साल जो हमारा LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसका जो जो आईपीओ है यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो इस साल जो है डिबोट किया जाएगा। स्ट्रेंथनिंग सेल ऑफ एयर इंडिया, सॉरी स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ एयर इंडिया, आईडीबीआई बैंक एंड बीपीसीएल टू बी कंप्लीटेड इन 2021 एंड 2022। तो आईडीबीआई बैंक और एयर इंडिया जो है, इन सब का जो है जो सेल है उसको इस साल कंप्लीट कर लिया जाएगा। नीति आयोग टू इस फाइनेंशियल ईयर में जो आने वाला है 2021-22 में, नीति आयोग टू कम अप विथ द लिस्ट ऑफ कंपनीज दैट मे बी डिसइन्वेस्टेड नेक्स्ट। द सेंटर हैज आल्सो अंडरटेकन a detailed exercise to rationalize centrally sponsored scheme and recommendation of 15th फाइनेंस कमीशन। सो जो सेंट्रल है वो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन है, उसकी जो रिकमेंडेशन है टू रीजनलाइज सेंट्रल कमीशन, उसको भी लागू करेगा आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। नाउ एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो दिस वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।